हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने नैनीताल जिले के दो भाग देख चुके हैं। ठीक है, आज है नैनीताल जनपद पार्ट 3, जिसमें हम नैनीताल के अन्य विविध तथ्यों के संबंध में चर्चा करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं नैनीताल जनपद पार्ट 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देख चुके थे नैनीताल में जो ताल थे वहां तक की स्थिति। ठीक है, आगे है नैनीताल में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान देखो और महत्वपूर्ण कर लीजिएगा इसको। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वाला जो अध्याय है ऐसे ही हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कौन सा पड़ता है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना 1936 में होती है। ठीक है, 1936 में। उस टाइम इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क। रामगंगा 1936 में इसकी स्थापना होती है हेली नेशनल पार्क के नाम से। फिर 1947 में इसको नाम दिया जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। उसके पश्चात पुनः 1957 में जिम कार्बेट जो प्रकृति प्रेमी थे, ठीक है, उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा जाता है? कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, फिर पुनः इसका 2022 में नाम का क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका स्थापना कब हुई? 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, 1947 में रामगंगा नेशनल पार्क नाम था स्वतंत्रता के टाइम पर। ठीक है, फिर 1957 में कार्बेट नेशनल पार्क जिम कार्बेट के नाम पर, और पुनः 2022 में रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, इसका यदि आप क्षेत्रफल देखते हैं कितना है? 520.82 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिसमें से 208.8 कहाँ है? नैनीताल में, और 312.76 ये कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, दोनों जिलों में पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्षेत्रफल है टोटल 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसमें से 208.8 वर्ग किलोमीटर कहाँ? नैनीताल जिले में पड़ता है, और 312.76 वर्ग किलोमीटर कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि रामगंगा नेशनल पार्क कितने जिलों में विस्तारित है? तो 2 जिलों में विस्तारित है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको 2 जिलों में विस्तारित, 2 जिलों में विस्तारित। और अधिकांश हिस्सा कहाँ है? ज्यादा कहाँ है? देखो, अधिकांश हिस्सा कहाँ हो जाएगा? पौड़ी में। ठीक है, अधिकांश हिस्सा कहाँ है? पौड़ी में। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, अधिकांश हिस्सा इसका पौड़ी में है। 2 जिलों में इसका विस्तार है, और देखो 2 मंडलों में भी इसका विस्तार है। नैनीताल कुमाऊं मंडल, पौड़ी गढ़वाल मंडल। तो क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 2 मंडलों में विस्तार, कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों में विस्तारित है? तो दोनों में कौन सा हो जाएगा? कार्बेट नेशनल पार्क। और कोई भी 2 में विस्तारित नहीं है, केवल कार्बेट नेशनल पार्क ही 2 में विस्तारित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। क्षेत्रफल इसका 520.82 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 208.8 नैनीताल में, पौड़ी में 312.76। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे देखो अन्य चीजों में इसमें इसका प्रवेश द्वार कहाँ है? प्रवेश द्वार है ढिकाला में। ठीक है, ढिकाला रामनगर के पास पड़ता है, पिछली क्लासेज में हम देख चुके हैं। ठीक है, ढिकाला रामनगर में इसका प्रवेश द्वार है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बिंदु, 1973 में बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है, घोषित किया गया इसको। 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित इसको किया गया था, और 1 नवंबर 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट
यहीं से शुरू किया गया, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट तो शुरू, और साथ ही इसको बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क देश का पहला टाइगर रिजर्व है। ये भी आपने ध्यान रखना। देखो, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन है? रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी यही है, ठीक है। पहला टाइगर रिजर्व 1973 में इसको बनाया गया था। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? रामगंगा नेशनल पार्क। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन है? रामगंगा नेशनल पार्क। हाल ही में टाइगर रिजर्व कौन से नंबर का बना है? 53वें नंबर का। कौन सा? उत्तर प्रदेश का रानीपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का रानीपुर 53वां बना है। गुरु घासीदास का को नोटिफाइड अभी तक नहीं किया गया, ठीक है। तो 53वां कौन सा बना है? रानीपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2012 में चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया, ठीक है, साइलेंस जोन घोषित। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इसके बारे में। सारे पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण। देखो, 2012 में चारों ओर 500 मीटर का जो क्षेत्र है उसको साइलेंस जोन घोषित किया गया, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखो, 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित, ठीक है, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया? 2013 में, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, केंद्र की सहायता से, ठीक है, केंद्र की सहायता से इसको गठन किया गया था, केंद्र की सहायता से। ध्यान रखना आप लोगों ने, 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था केंद्र की सहायता से, ठीक है। देखो, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक पर्यटकों वाला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा पर्यटक जहां आते हैं वो कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क। तो सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ पर देखे जाते हैं। इसी के मध्य में पाटली दून भी स्थित है, ठीक है, इसी उद्यान के बीच में पाटली और कोटा दून, दो दून है ना नैनीताल में, जिसमें से पाटली दून इसी में स्थित है, ठीक है। यहाँ जंगल सफारी भी संचालित है, जंगल सफारी, जंगल सफारी में यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा इसे हाथी परियोजना में भी शामिल किया गया, ठीक है, हाथी परियोजना में भी शामिल, ठीक है। ये है पूरा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से सारे के सारे जो क्वेश्चन ना पूरे छपने वाले क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जामिनर नहीं पूछ सकता है, ठीक है। हर एग्जाम में आपको इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका वर्तमान नाम है, पहले भी था स्वतंत्रता से पहले, वर्तमान में पुनः, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 520.8, जिसमें से नैनीताल का कितना है? 208.8, और पौड़ी का कितना है? 312.7, ठीक है। 2 जिलों में विस्तारित है, 2 मंडलों में विस्तारित है। अधिकांश हिस्सा पौड़ी जिले में पड़ता है और अधिकांश हिस्सा गढ़वाल मंडल में पड़ता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रवेश द्वार कहाँ है इसका? ढिकाला में, जो कि रामनगर के समीप पड़ता है। और अन्य चीजों में देखो, देश का पहला टाइगर रिजर्व है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, ठीक है। 2012 में चारों ओर 500 मीटर का क्षेत्र है जो साइलेंस जोन घोषित किया गया। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन यहाँ पर किया गया था केंद्र सरकार की सहायता से, ठीक है। साथ ही देखो, सर्वाधिक पर्यटकों वाला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। पातली टून और जंगल सफारी की व्यवस्था यहाँ पर हाथी परियोजना में भी इसको शामिल किया गया, ठीक है। हाथी परियोजना में यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, एक रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा राजाजी नेशनल पार्क, जो कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में संयुक्त रूप से आता है, ठीक है। अगला देखो, अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य।
सबसे पहले तो अभयारण्य में भौ पूरा आता है, ठीक है, क्योंकि अभय धन अरण्य उसका जो संधि विच्छेद होता है अभय धन अरण्य, इसलिए उसमें भौ पूरा आता है, ठीक है। अगला देखो अभयारण्य कौन सा है यहाँ पर, नंदौर वन्य जीव विहार। नंदौर वन्य जीव विहार जो कि नैनीताल में भी पड़ता है, ठीक है। स्थापना कब होती है, 2012 में। स्थापना होती है 2012 में। उसका क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ज्यादा कोई महत्वपूर्ण इसमें है नहीं, ये ध्यान रखना आपने। अभयारण्य में नंदौर वन्य जीव विहार है जो कि 2012 में इसकी स्थापना होती है। क्षेत्र कितना है, 269.95 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। देखो संरक्षण आरक्षित संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। संरक्षित क्षेत्र में दो यहाँ पर क्षेत्र है संरक्षित क्षेत्र, कौन कौन से, तो पावलगढ़, ठीक है, पावलगढ़, और दूसरा है यहाँ पर नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। पहले पावलगढ़ देख लेते हैं। देखो पावलगढ़ स्थापना कब होती है, पावलगढ़ की स्थापना होती है 2012 में, ठीक है। 2012 में स्थापना होती है। और क्षेत्रफल कितना है इसका, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल कितना है इसका, 5824.6 हेक्टेयर, ठीक है। 5824.6 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखिएगा पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना कब होती है, 2012 में। और क्षेत्रफल कितना है, 5824.6 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान आप लोगों ने रखना है इसमें, देखो पावलगढ़ जो कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र पहला कौन सा है, नैना देवी, दूसरा कौन सा है, पावलगढ़, तीसरा कौन सा हो जाएगा, झिलमिल झील आरक्षित, जो कि कहां पर है, झिलमिल ताल आरक्षित क्षेत्र हरिद्वार में। चौथा है आसन, ठीक है, सबसे छोटा आसन है। तो संरक्षित क्षेत्र दो है यहाँ पर। सबसे पहला कौन सा है, पावलगढ़, जिसकी स्थापना 2012 में हुई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 5824.6 हेक्टेयर, और दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यह देखो नैना देवी, हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। स्थापना कब होती है, 2015 में। ध्यान रखिएगा स्थापना 2015 में, ठीक है। नैनीताल में ही पड़ता है, नैनीताल जिला पड़ रहा है, मतलब नैनीताल में ही है, ठीक है। और राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र राज्य का, सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कितना है इसका, क्षेत्रफल कितना है इसका, 111.9 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 111.9 वर्ग किलोमीटर, लगभग 21,224.56 हेक्टेयर, ठीक है। 21,224.56 हेक्टेयर, हेक्टेयर में यदि ध्यान रखना तो इस तरह से, और 111.9 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहां पर लगभग 600 पक्षियों की प्रजातियां हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, यहाँ पर लगभग 600 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। तो नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी स्थापना कब होती है, 2015 में, जो कि राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 111.9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, और लगभग 600 पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। तो सारी चीजें आपको इसमें क्लियर हो गया। आगे देखो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत
गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में। और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका 4,693 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 4.693 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 4,693 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 4.693 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहाँ है? ये भी नैनीताल में। तो इतने सारे यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, ये प्राणी उद्यान है और साथ ही में टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, नैनीताल में। आगे देखते हैं खनिज संपदा। खनिज संपदा में क्या क्या मिलता है नैनीताल से? देखो, बेस मेटल, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, बेस मेटल्स, जिप्सम, लोहा, ठीक है, ग्रेफाइट, इसके अलावा संगमरमर, संगमरमर भी मिलता है, ठीक है, और उसके अलावा खड़िया, खड़िया भी मिलता है, ठीक है, खड़िया यानी कि जो चौक होता है वो भी मिलता है यहाँ से। तो ध्यान रखिए खनिज संपदा में बेस मेटल, जिप्सम, लोहा, ग्रेफाइट, संगमरमर, खड़िया, ये सारी चीजें यहाँ से मिलते हैं। देखो लोहा कहाँ पर मिलता है? यहाँ लोहा जो कि राज्य में सर्वाधिक मिलता है, ठीक है, राज्य में सर्वाधिक कहाँ मिलता है? नैनीताल में, ठीक है, सर्वाधिक कहाँ मिलता है? नैनीताल में। ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। नैनीताल में कौन से स्थान पर मिलता है? यदि स्थान पूछे जाते हैं, ठीक है, तो काला ढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र, काला ढूंगी प्लस रामगढ़ क्षेत्र में लोहा मिलता है, ठीक है, जो कि राज्य में सर्वाधिक है। राज्य में सबसे ज्यादा लोहा किस जिले से प्राप्त होता है? नैनीताल से। तो ये खनिज संपदा में आपने याद रखना, ठीक है, लोहे वाला पॉइंट याद रखिएगा जरूर, ये पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। तो इस तरह की चीजें ना ज्यादा आती है एग्जाम में, ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखो, एक नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट, राज्य में एक ऐसा स्थान है भीमताल वाला एरिया जहां पर ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन बन चुका है पहले, इसलिए मैं आपको नोट करवा रहा हूं, ठीक है, भीमताल वाले एरिया में, ठीक है, भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है, ठीक है, ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भीमताल वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। फसलों में क्या होता है मुख्यतः यहां पर? फसलों में यहां पर मुख्यतः गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, ठीक है, मंडुआ, चना, मटर, मंडुआ है कोंदा, ठीक है, गढ़वाल में कोंदा भी इसको कहा जाता है, मंडुआ, चना, ठीक है, मटर, ये सारी चीजें यहां पर मिलते हैं, मटर। उसके अलावा सूरजमुखी, आलू, सूरजमुखी, आलू और मसूर इत्यादि, ठीक है, इत्यादि, इतनी सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अन्य भी कई प्रकार की खेती यहाँ पर की जाती है, ठीक है। नैनीताल जो कि कृषि संपन्न एक जिला है राज्य का, ठीक है, सर्वाधिक कृषि संपन्न, यहाँ पर लगभग सारी चीजें यहाँ पर दिखती हैं आपको। सर्वाधिक यदि चीजें देखते हैं प्रथम स्थान पर, प्रथम किस किस में? प्रथम राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन किन किन चीजों का होता है नैनीताल में? मक्का, चना, मक्का, चना, मटर, इसमें भी पहले स्थान पर है, ठीक है, नैनीताल। सोयाबीन, सूरजमुखी और आलू, सोयाबीन, ठीक है, सूरजमुखी और आलू, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा कहां होती है? नैनीताल में होती है, ठीक है। नैनीताल में सर्वाधिक, यानी कि नैनीताल
राज्य में पहले स्थान पर इन चीजों के उत्पादन में, ठीक है, मक्का के उत्पादन में नैनीताल प्रथम स्थान पर है, चना उत्पादन में नैनीताल प्रथम स्थान पर है, मटर में नैनीताल, सोयाबीन में नैनीताल, सूरजमुखी में नैनीताल और आलू में नैनीताल, ठीक है। इन चीजों में नैनीताल पहले स्थान पर, और सबसे पहले आलू की खेती राज्य में कहाँ शुरू की गई थी? नैनीताल में। क्वेश्चन बन चुका है एक बार कि राज्य में सबसे पहले किस स्थान पर या किस जिले में आलू की खेती प्रारंभ की गई थी? कहां पर की गई थी? नैनीताल में ही की गई थी, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखो, परिवहन में यदि आप देखें, परिवहन वाहन पंजीकरण नंबर, वाहन पंजीकरण नंबर क्या है यहाँ का? वाहन पंजीकरण नंबर यह है UK04, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाहन पंजीकरण नंबर है UK04। इसके अलावा रामनगर का कितना है? रामनगर UK19, ठीक है, UK19। देखो UK19 कहाँ का है? रामनगर का। UK04 कहाँ है? नैनीताल का, ठीक है। वैसे नैनीताल और रामनगर जब एरिया ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो वाहन पंजीकरण ज्यादा हो गया, तो इसलिए रामनगर को भी अलग बना दिया गया, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है यहाँ पर? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 109, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? 109, ठीक है, जो कि कहां से कहां तक जाता है? रामपुर से रुद्रपुर, रामपुर से रुद्रपुर से हल्द्वानी से नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, हल्द्वानी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? किसमें है? 109 में, ठीक है। नैनीताल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? किसमें है? 109 में। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। परिवहन का ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा और देखते हैं, देखो अन्य चीजें भी यहाँ पर परिवहन निगम से रिलेटेड अन्य या परिवहन से संबंधित अन्य तथ्य भी इसमें उन्हें भी चर्चा करते हैं। देखो परिवहन संबंधी अन्य चीजें यदि हम देखें तो यहाँ पर कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड कार्यरत है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1939 में, ठीक है। स्थापना कब होती है? 1939 में। कहां पर है? काठगोदाम में, ठीक है, काठगोदाम में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1939 में। प्लस रामनगर और टनकपुर में भी कार्यालय है इसके, ठीक है। 2 कार्यालय और भी इसके, रामनगर में है और एक टनकपुर में, ठीक है। तो आप जब कुमाऊं की, जैसे आप गढ़वाल में आते हैं तो गढ़वाल में GMOU LTD गाड़ी में लिखा रहता ना, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, ऐसे ही कुमाऊं में कार्यरत है कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, KMOU LTD, ठीक है, KMOU LTD, ठीक है, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1939। जो गढ़वाल का उसकी 1941 में, उसको पौड़ी में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रामनगर टनकपुर में भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा देखो उत्तराखंड परिवहन निगम का, उत्तराखंड परिवहन निगम का डिविजनल कार्यालय भी नैनीताल में स्थित है, ठीक है। नैनीताल में इसका डिविजनल कार्यालय भी स्थित है, ठीक है। नैनीताल जिले में उत्तराखंड परिवहन निगम का डिविजनल कार्यालय भी स्थापित है। इसके अलावा रेल पथ का विस्तार है, ठीक है, रेल पथ का विस्तार, रेल पथ विस्तारित है नैनीताल जिले में। और कितने कौन कौन से यहाँ पर स्टेशन है? देखो प्रमुख स्टेशन कौन कौन से हैं? प्रमुख स्टेशन कौन कौन से प्रमुख स्टेशन है यहाँ पर? जो रेल पथ है उसमें यहाँ पर हल्द्वानी, लाल कुआं, ठीक है, हल्द्वानी है, लाल कुआं है और काठगोदाम, काठगोदाम जो कि राज्य का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, ठीक है। 1884 में यहाँ पर ट्रेन पहुंच चुकी थी, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। काठगोदाम जो कि प्रमुख स्टेशन है कुमाऊं का एक। इनमें रामनगर, एक और रामनगर भी है, रामनगर भी स्टेशन, ठीक है। और इसमें ही रामनगर प्लस काठगोदाम,
क्या है, अंतिम स्टेशन है, ठीक है, अंतिम स्टेशन, मतलब इनसे आगे ट्रेन नहीं जाती है। तो ध्यान रखिएगा, रेल पथ का विस्तार है केवल राज्य में केवल 6 जिलों में रेल पथ का विस्तार है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। उन 6 में एक नैनीताल भी है। यहाँ पर प्रमुख स्टेशन हल्द्वानी, लालकुआं, काठगोदाम और रामनगर, ठीक है। रामनगर और काठगोदाम जो कि अंतिम स्टेशन नैनीताल जिले में है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर उद्योग, देखो पॉइंट वाइज हम चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, पूरे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखो कागज उद्योग में, कागज उद्योग में आप लोगों ने एक फैक्ट्री का नाम सुना होगा, सेंचुरी। पेपर एंड पल्प बोर्ड, ठीक है, कहां पर स्थित है, लालकुआं में, लालकुआं नैनीताल जिले में, ठीक है। सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड स्थित है लालकुआं नैनीताल जिले में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा पेपर मिल, देश का सबसे बड़ा पेपर मिल, दोनों ही है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पेपर मिल यही है। अगला देखो एचएमटी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एचएमटी जो कि कहाँ है, रानी बाग में, ठीक है, रानी बाग में एचएमटी। पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं, 1885 में स्थापना हुई है, 2016 में बंद हो चुका है, ठीक है। तो ज्यादा बार उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। एचएमटी जो कि रानी बाग में। अगला देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ है, भीमताल में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भीमताल में स्थित है। उसके अलावा अन्य उद्योगों में यहाँ पर देखो वैक्सीन कारखाना कहां पर है, पटवा डांगर में, वैक्सीन कारखाना कहां है, पटवा डांगर, ठीक है, नैनीताल में ही पड़ता है। अगला देखो यहाँ पर कत्था उद्योग और कत्था फैक्ट्री दोनों कहां है, हल्द्वानी में, कत्था उद्योग प्लस फैक्ट्री, ठीक है, दोनों कहां है, हल्द्वानी में, ठीक है। अगला देखो, अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु उद्योग सेवा संस्थान, लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंपोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है, पूछा जाएगा पक्का, छपने वाला सवाल है। सेवा संस्थान ये भी कहाँ है, हल्द्वानी में, ठीक है, हल्द्वानी में इसकी स्थापना की गई लघु उद्योगों के विकास के उद्देश्य से, ठीक है। लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की गई, कहां पर स्थित है, हल्द्वानी में ये स्थित है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर नैनीताल में, जो कि उद्योगों में, कागज उद्योग में सबसे पहले सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड जो कि लालकुआं में। इसके अलावा अन्य उद्योगों में देखो एचएमटी रानी बाग में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ है, भीमताल में। वैक्सीन कारखाना कहाँ है, पटवा डांगर में। कत्था उद्योग और कत्था फैक्ट्री कहाँ है, हल्द्वानी में। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है, ये भी हल्द्वानी में, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, लघु उद्योग सेवा संस्थान जो कि लघु उद्योगों के विकास हेतु स्थापित किया गया है, ठीक है। उनके विकास के उद्देश्य से उसको बनाया गया, कहां पर है, हल्द्वानी में। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, देखो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों में यहाँ पर कौन कौन से संस्थान है, एक है सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन नैनीताल, ठीक है, सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन नैनीताल, ठीक है, जो कि नैनीताल में पड़ता है। दूसरा इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर जो कि रामनगर में पड़ता है, ठीक है, नैनीताल जिले में। तीसरा देखो राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो कहां पड़ता है, निगलाट जो कि नैनीताल में, ठीक है। आगे देखो राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है, भीमताल में पड़ता है। देखो अगला है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है, पटवा डांगर में। और लास्ट है देखो टरार अनुसंधान केंद्र, कहां पर है, भीमताल में। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान यहाँ पर पड़ते हैं, उनके संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे पहला है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान,
अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, जो कि कहां पर पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, कहां पर, मुक्तेश्वर में। प्रॉपर स्थान कौन सा है, मुक्तेश्वर, ठीक है, मुक्तेश्वर में। इसकी स्थापना कब होती है, 1893 में, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है, अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा। अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है, 1893 में। इसे भारत में पशु चिकित्सा का मक्का कहा जाता है, ठीक है, भारत में पशु चिकित्सा, भारत में पशु चिकित्सा का मक्का इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत में पशु चिकित्सा का मक्का किसे कहा जाता है, मुक्तेश्वर के संस्थान कौन सा है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, ठीक है। देखो मुक्तेश्वर में स्थापना होती है, स्थापना 1893 में होती है, ठीक है, अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा की जाती है। और उसके पश्चात से इसने कई सारे रिसर्च कर रखे हैं, ठीक है, कई सारे पशुओं के सर्रा रोग जो पशुओं में होता है, ठीक है, उनसे संबंधित कई सारे इसने रिसर्च कर रखे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक रोग है रानीखेत रोग। रानीखेत रोग ध्यान रखिएगा किससे है, मुर्गियों से संबंधित, ठीक है, मुर्गियों में होने वाले रानीखेत रोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार, रानीखेत रोग किससे संबंधित है, तो मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत रोग, ठीक है। और इसके टीके का, मुर्गियों की जो रानीखेत नामक रोग है, इसके टीके का, ठीक है, मुर्गियों में होने वाले इस रोग के टीके का आविष्कार, इस संस्थान की महत्वपूर्ण देन है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, जो कि 1893 में स्थापित है, कहां, मुक्तेश्वर में। स्थापना हुई 1893, ठीक है, अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा की जाती है। इसे क्या कहा जाता है, भारत में पशु चिकित्सा का मक्का, ठीक है। और देखो रानीखेत रोग जो कि मुर्गियों में होता है, ठीक है, इसके जो टीके का आविष्कार है इसी संस्थान के द्वारा किया गया, जो कि इसकी महत्वपूर्ण एक देन कही जाती है, ठीक है। अन्य भी सर्रा रोग वगैरह पर भी इसने रिसर्च किए हुए, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है, जिसे एरीज भी कहा जाता है, एरीज। देखो ये भी एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसकी स्थापना 1954 में कहा, वाराणसी में होती है, ठीक है, स्थापना 1954 में कहा, वाराणसी में। ध्यान रखिएगा, स्थापना 1954 में वाराणसी में होती है, ठीक है। 1955 में इसको शेर का डंडा नैनीताल लाया जाता है, ठीक है। वाराणसी में वेधशाला स्थापित होती है, उसको 1955 में शेर का डांडा, कहां है, शेर का डांडा नैनीताल में, हमने पढ़ा था, ठीक है, शेर का डांडा में स्थापित किया जाता है, ठीक है। और पुनः 1961 में इसको मोनेरा पहाड़ी, जो कि नैनीताल में पड़ते, ठीक है, मोनेरा पहाड़ी में स्थापित किया जाता है, वर्तमान में वहीं पर है, ठीक है, मोनेरा पहाड़ी में स्थित है। तो क्वेश्चन बनेगा मोनेरा पहाड़ी कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थापित है, ठीक है, वहां पर इसको 1961 में स्थापित किया गया। उसके अलावा देखो 1954 से 2000 तक का, 1954 से 2000 तक राज्य गठन तक यूपी सरकार के अंडर था, ठीक है, यूपी सरकार के अधीन। 1954 से 2000 तक का यूपी सरकार के अधीन था। उसके पश्चात 2000 से 2004 तक उत्तराखंड सरकार के अधीन, ठीक है। और 2004 से केंद्र से वित्त पोषित है, ठीक है, केंद्र से वित्त पोषित स्वायत्त संस्था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरी, जो की स्थापना 1954 में वाराणसी में होती है। 1955 में इसको शेर का डंडा नैनीताल में स्थापित किया था, वहां से लेकर, ठीक है,
इसमें वेधशाला जो स्थापित की गई थी 1954 में यहाँ पर लाया था। उसके पश्चात 1961 में उसको मोनेरा पहाड़ी में स्थापित किया था, ठीक है। और 1954 से 2000 तक उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, 2000 से 2004 तक उत्तराखंड सरकार के अधीन, और 2004 से केंद्र से वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है इतना इसके बारे में। 2004 से केंद्र से वित्त पोषित, ठीक है, केंद्र सरकार का उपक्रम। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान और साथ ही भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, दोनों एक की स्थापना 1954 में, ठीक है। इरिस की स्थापना 1954 में और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1893 में होती है। आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नैनीताल जनपद आगे जारी रहेगा। अभी बहुत सारा मैटर नैनीताल जनपद, क्योंकि संस्थान देखो सबसे पहले यहाँ पर जो पश्चिमी शिक्षा यानी कि वर्तमान जो शिक्षा यहीं से शुरू हुई है, तो कई सारी चीजें नैनीताल जिले में अभी छूटी हुई है, जिन्हें हम लगभग 2 भाग शायद और नैनीताल जिले के देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है एक ही भाग में मैं कवर कराने का प्रयास करूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग रिवीजन करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, और रिवीजन पर ही ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। रोजाना आपको क्लासेस मिल रही है, पर डे आपको क्लास मिल रही है 2 क्लासेस, ठीक है। एक तो उत्तराखंड की और साथ ही जो अन्य तथ्य उनसे संबंधित भी रोजाना एक क्लास आपको मिलती है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।